अस्सलाम वालेकुम। आज से हम पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कोर्स शुरू करने लगे हैं। लेक्चर 1 आज शुरू करते हैं। मोटिवेटिंग पैरेललिज्म हमें करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? कंप्यूटर्स तो थे, कैलकुलेशंस चल रही थी, लेकिन मसला ये था कि हम स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर वजूद में आया तो एक वक्त में एक ही प्रोसेस या एक ही वक्त में अगर सिंपल अल्फाज में किए तो एक वक्त में एक ही कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, जैसे 2+2 हो गया 4, 1+1 हो गया 2, मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर सकते थे, लेकिन वो एक वक्त में एक ही परफॉर्म हो रही थी। ठीक है, तो हमें पैरेललिज्म करने की इसलिए ज़रूरत पेश आई क्योंकि हमें प्रोसेसिंग डाटा की कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग चाहिए थी। तो इसलिए हमने सबसे पहले कोर्स को पैरेलल करना शुरू किया, हार्डवेयर को पैरेलल करना शुरू किया, प्रोसेसर्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक मोरूज बंदा था, जॉर्डन ई मोरो, इन 1965 इसने एक स्टेटमेंट दी थी, स्टेट किया था एक प्रोसेसिंग स्पीड और ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर फॉर कंप्यूटर्स विल डबल इन 18 मंथ्स। मतलब हर 18 मंथ्स के बाद प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की पावर डबल हो जाएगी। अगर हम इनको सिंपल अल्फाज में कहें, हम इसको इस डेफिनेशन को इस अल्फाज में भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन एन अफोर्डेबल सीपीयू डबल आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। मतलब उस वक्त जो प्रोसेसर्स थे ना वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स के अंदर अगर वो जैसे ही करंट पास होता था एक चार्ज प्रोड्यूस होता था, जो जिसको हम एज अ 1 ले लेते थे, और अगर चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ तो उसको एज अ हम 0 ले लेते थे। ठीक है, तो वो सिंपली 0 1 की फॉर्म में कैलकुलेशन होती थी। इसलिए उसने कहा था कि जैसे जैसे हर 18 मंथ्स बाद ट्रांजिस्टर्स डबल होते जाएंगे। ठीक है, तो इसी सिनेरियो को, इसी स्टेटमेंट को लेकर एक प्रूव किया है कि 1970 से 1970 से लेकर 1979 तक ये जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है ना वो डबल हो गई थी। जैसे देखें 1970 में 740 किलो हर्ट्ज थी, और 1979 तक 8 मेगा हर्ट्ज तक चलेगी। मतलब 10 सालों में कितने गुना ज़्यादा स्पीड इंक्रीज हुई। और अगर हम उससे भी आगे चलें, 2000 से 2009 तक, 2000 में स्पीड तो इतनी थी, और फिर 2009 तक 2.8 गीगाहर्ट्ज तक चलेगी। ठीक है, मतलब इसके अंदर हाँ स्पीड उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई जितनी इन सालों में हुई। लेकिन उन्होंने देखे देखे अब ट्रांजिस्टर्स तो थे ना, वो 37.5 मिलियन से लेकर 904 मिलियन लगा दी थी हमने 2009। ठीक है, तो अगर हम उस डेफिनेशन को देखें और इस डेफिनेशन को देखें, वो दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को प्रूव करते हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हो जाएगी 18 मंथ्स बाद। ठीक है, अब लेकिन एक मसला था। मसला ये है कि हम कितने के ट्रांजिस्टर्स, कितने के प्रोसेसर्स इंक्रीज कर सकते हैं? कोई तो लिमिट है ना। या फिर हम एक कंप्यूटर ही इतना बड़ा बना देंगे उससे कमरे जितना हो। अब वो तो ज़माना आ गया। अब नैनो में प्रोसेसर चलेंगे, माइक्रो में चलेंगे, लेकिन अब उससे होता तो हम प्रोसेसर नहीं ना कर सकते, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर लगा सकें। तो उसके बाद इसलिए हमने कोड को पैरेलल करना शुरू किया, मुख्तलिफ कोर्स के ऊपर। जो हम पूरा कोड लिखते थे उसको पैरेलल करना शुरू किया कि आधा कोड इसके ऊपर चल ले, आधा कोड इसके ऊपर चल ले, या फिर जो डाटा है वो उन दोनों कोर्स पे स्प्लिट हो जाए, वो दोनों कोर्स प्रोसेसिंग करके हमें एंड पे आंसर निकाल के देते। लेकिन अभी हम सिर्फ हार्डवेयर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, हार्डवेयर के थ्रू ही पढ़ रहे हैं। जी। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। इन दोनों में क्या फ़र्क है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का में ये होता है कि हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, और उनके ऊपर वो डाटा शेयरिंग होता है और प्रोसेसिंग होती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में इसको हम हार्डवेयर नहीं, या सॉफ्टवेयर पे लेके जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम को अपना हम सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उनकी कैलकुलेशन होती है। जैसे इसने लिखा है कि कंप्यूटिंग मेनली कंसर्न विद द सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्सेलरेशन डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंट पैरेलल एल्गोरिदम। हम एल्गोरिदम्स को पैरेलल करने की कोशिश करते हैं। अब इस अब आता है पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर वही जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर है, वो असल में
अगर देखा जाए तो पैरेलल कंप्यूटिंग ही होती है। पैरेलल कंप्यूटिंग में मल्टी कोर्स आ जाते हैं, मल्टी कोर आर्किटेक्चर, मैनी कोर आर्किटेक्चर और मल्टी कोर आर्किटेक्चर आता है जो आपस में मिलके वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में वो इस तरह एल्गोरिदम्स को हम वो एक वो सब पार्ट्स पे डिवाइड करके क्लस्टर्स में डिवाइड कर वो कोर्स के क्लस्टर्स में भेज देते हैं ताकि हम हमारी प्रोसेसिंग जल्दी से जल्दी हो सके। इसके बाद आती है कि हम ये जो पैरेललिज्म करते हैं किधर किधर यूज़ हो सकते हैं। जैसे हम डीएनए सीक्वेंस बनाना होता है, अब डीएनए के अंदर एक डीएनए सैंपल के अंदर पता नहीं कितनी ट्रिलियंस ऑफ डाटा स्टोर हुआ होता है, और वो हम अगर सिंपल प्रोसेस है मतलब एक कोर पे चलाने की कोशिश करें वो तो बहुत साल लग जाएंगे, मतलब साल का दहाइयाँ लग जाएंगी उसको एक डीएनए के सैंपल को कैलकुलेट करने के लिए जो उसके लिए डाटा पड़ा है। तो इसलिए हम उसको पैरेलल कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। फिर हम हमारा आता है गैलेक्सीज की जो इमेजेस होती हैं गैलेक्सीज में, उसके लिए पता नहीं कितने ट्रिलियंस के फॉर्म में वो एक इमेज का साइज होता है। और मुख्तलिफ इसकी एप्लीकेशन है जहाँ जहाँ पे हम पैरेललिज्म यूज़ करते हैं। जैसे वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन है, उधर हम वो वेदर फोरकास्ट करने के लिए हम पैरेलल कोड यूज़ करते हैं।